हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हब में। देखो बच्चों, हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जहां अब तक हमने केमिस्ट्री के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर थे उसके कंप्लीट एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर अब तक आपने इन चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जो एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट है बेटा, वहां क्लिक कीजिए। आपको चारों चैप्टरों के जो एमसीक्यूज है वो मिल जाएंगे और उन एमसीक्यूज को इतने डिटेल के साथ करवाया हुआ है कि आपको न केवल एमसीक्यूज बेटा, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो करने में भी आसानी रहेगी और कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने इन एमसीक्यूज के क्वेश्चनों वाले वीडियोस देख लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है उसमें ना तो कोई एमसीक्यूज, ना ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ना ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपका रॉन्ग हो सकता है। अगर आपने सपना बना रखा है मिशन 100 का, तो अगर आपको साइंस में 100 में से 100 अंक लाने हैं ना, तो बेटा आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं, समय पे देखने हैं। और आपके पास अब समय भी बहुत कम बचा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारे वीडियो देखेंगे और अपना जो सपना है, जो टारगेट अपन लेके चले, उसकी ओर अग्रसर होंगे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने बायोलॉजी से संबंधित उन चैप्टरों के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां सबसे पहला अपन चैप्टर उठा रहे हैं जैव प्रक्रम। तो आज के इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जहां तक संभव है मैंने सारे चैप्टर या सारे सिलेबस से इन सारे क्वेश्चनों को समाहित किया है। आई होप इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में आए और आपको वो क्वेश्चन नहीं आए। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहें और अपनी तैयारी को जांचें, परखें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, ताकि जिन्हें पता नहीं है वो भी हमसे आकर जल्दी से जल्दी जुड़े। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जैव प्रक्रम, जहां अपन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इन एमसीक्यूज का आंसर आता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दे सकते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए। अगर आपको कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या कह रहा है, देखो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? आपके लिए ऑप्शन ए है हरित लवक, सॉरी ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है हरित लवक में, ऑप्शन सी है केंद्रक में और ऑप्शन डी है जड़ में। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जो भी राइट आंसर है फटाफट से कमेंट कीजिए। देखो बेटा, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। और प्रकाश संश्लेषण में जो बनने वाला उत्पाद है वो उत्पाद कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। आपको ये पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। अच्छा, सह उत्पाद पूछे आपसे, सह उत्पाद कौन सा है? तो कौन सा बनता है? एक तो O2 ऑक्सीजन, मुख्य रूप से ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होती है। तो यार राइट आंसर क्या आएगा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है या कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक। हरित लवक में भी अलग अलग भाग होते हैं जहां ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। तो अपने ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या आएगा? हरित लवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वपोषी है, इनमें से स्वपोषी कौन से हैं? एक तो आपको शॉर्ट आंसर में डेफिनेशन पूछे कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो वातावरण में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है क्या? मनुष्य, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी है हरा लवक, सॉरी हरा शैवाल और ऑप्शन डी है अमरबेल। इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स या सी, हरा शैवाल। जो नीलहरित शैवाल होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है
ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। इनमें से लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। तो सब देखो ध्यान से, राइट आंसर कमेंट में दीजिए। देखो ऑप्शन ए है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि करती है। ठीक है, बात करते हैं टाइलिन। तो टाइलिन जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? लार ग्रंथि। इसी टाइलिन एंजाइम को अपन लारिये एमिलेज भी कहते हैं। आपको एग्जाम में लारिये एमिलेज के नाम से भी ऑप्शन मिल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो ये आमाशय में, आमाशय भित्ति या जठर रस द्वारा स्रावित होता है, तो ये आमाशय में स्रावित होता है। रेनिन, रेनिन एंजाइम होता है, वो भी आमाशय के द्वारा स्रावित होता है, आमाशय की भित्ति के द्वारा स्रावित होता है। तो इन सभी हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, या लारी एमिलेज भी इसको कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की संख्या कितनी होती है? कितने एटीपी के अणु निर्मुक्त होते हैं वायवीय शोषण में? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 38। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर दीजिए। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? देखो वायवीय शोषण किसे कहते हैं? O2 की उपस्थिति में होने वाले शोषण को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। और इस शोषण में जो बनने वाला उत्पाद है वो क्या होता है? CO2 प्लस H2O, और साथ में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। तो वायवीय शोषण में जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है वो कितने एटीपी के अणु का निर्माण करती है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 38 एटीपी के अणु निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वाधिक। आगे देखो, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? जो कोशिकाओं में ऊर्जा होती है वो किस रूप में मुक्त होती है? ऑप्शन ए है एटीपी, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है एडीपी और ऑप्शन डी है डीएनए। जो भी राइट आंसर हो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से फटाफट से अपना आंसर दीजिए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एटीपी, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखना, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। एटीपी का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस शर्करा होती है इसमें, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। एडीपी का नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन, यहाँ ट्राई था, यहाँ हो जाएगा डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। अगर डीएनए की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो इनके बेटा फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यहां राइट आंसर क्या होगा? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन रुधिर दाब तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है। प्रकुंचन रुधिर दाब तो कितना होता है और अनुशीतलन दाब कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब कितना होता है? देखो प्रकुंचन दाब तो किसे कहते हैं? तो धमनियों में जब रुधिर का प्रवाह होता है तो हृदय प्रकुंचन के दौरान, हृदय प्रकुंचन के दौरान धमनियों में लगने वाले दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं। और ये कितना होता है? सामान्यतः 120
mmHg। और हृदय अनुशीतलन के दौरान धमनियों की भित्तियों पर लगने वाले दाब को अनुशीतलन दाब कहते हैं। ये कितना होता है? 80 mmHg। तो ये कह रहा है सामान्यतः प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब क्रम से कितना है? ऑप्शन ए है 60 व 80, सॉरी 100 व 60, ऑप्शन बी है 120 व 80, ऑप्शन सी है 140 व 100, ऑप्शन डी है 160 व एवं 120। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन रुधिर दाब तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है, कितना होता है? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से अपना आंसर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 120 व 80 mmHg। ये भी लिखा हुआ हो सकता है इसके आगे। mmHg पारे में मापा जाता है, मिलीमीटर पारा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए हीमोसाइनिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है जेंथोफिल। मनुष्य के रुधिर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? या रुधिर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फटाफट से जो भी आंसर हो कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या आएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, Hb वर्णक पाया जाता है, जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। अच्छा, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में रुधिर के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? आयरन। मनुष्य में रुधिर के निर्माण के लिए आयरन तत्व आवश्यक होता है। तत्व पूछे तो आयरन, और यौगिक पूछे या प्रोटीन पूछे तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली वर्कक की इकाई है। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली इकाई को क्या कहते हैं, या उत्सर्जन की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केशिका, ऑप्शन बी है रुधिराणु, ऑप्शन सी है कूपिका और ऑप्शन डी है वर्काणु। उत्सर्जन की इकाई या उत्सर्जन में भाग लेने वाली जो वर्कक की इकाई है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जो भी राइट आंसर हो फटाफट से अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, वर्काणु। वर्काणु को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। वर्काणु को ही क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो उत्सर्जन की इकाई वर्काणु या नेफ्रॉन। जो कूपिका होती है वो होती है श्वसन की इकाई। कूपिका किसकी इकाई है? श्वसन की इकाई। श्वसन की इकाई कूपिका कहलाती है। ध्यान रखना, दोनों चीजें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण कहाँ होता है? यानी रुधिर के छानने की जो क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? रुधिर का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है क्या यकृत में होता है, ऑप्शन बी है वर्कक में होता है, ऑप्शन सी आमाशय में, या फिर ऑप्शन डी मूत्राशय में। कहाँ होता है रुधिर से ब्लड मूत्र का पृथक्करण या यूरिया का पृथक्करण कहाँ होता है? ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्कक या किडनी में। वर्कक या किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन की क्रिया होती है। ध्यान रखना। आगे देखिए। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो रिलेटेड है। क्या ये पोषण से रिलेटेड है? क्या ये श्वसन से रिलेटेड है? क्या ये उत्सर्जन से रिलेटेड है? या फिर ये परिवहन से रिलेटेड है? राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जो भी राइट आंसर फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। मनुष्य में वर्कक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। जो वर्कक है वो उत्सर्जन से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादपों में जो जाइलम उत्तक होता है वो क्या काम करता है? ऑप्शन ए है जल का वहन करता है, ऑप्शन बी है भोजन का परिवहन करता है, ऑप्शन सी है अमीनो अम्लों का परिवहन करता है, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन करता है।
फटाफट से अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा, जाइलम। देखो यहाँ जाइलम है तो आपको ट्रिक भी बताई हुई है, जाइलम में जे आ रहा है तो जल से क्या बन, जैसे क्या बन जाएगा, जल। तो यहाँ जाइलम उत्तक जल का परिवहन करता है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो अभी अपने कहा कि हरे पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया की जाती है, स्वपोषी कहलाते हैं। तो आपको यह पूछा जा सकता है स्वपोषी पोषण के लिए, या फिर यह प्रश्न हो सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल या हरित लवक, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है सभी। इनमें से क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जब पाइरुवेट का विखंडन होता है वायवीय श्वसन के दौरान, तो ये जल में कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा के रूप में विखंडित हो जाता है। ये क्रिया कहाँ होती है, ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक में, या फिर ऑप्शन डी है केंद्रक में। पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में कहाँ होता है। राइट आंसर क्या होगा बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, अगर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन भी आ जाए कि वायवीय में श्वसन बताइए या विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए, तो ये बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से तो बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैशटैग इंपॉर्टेंट दर्शा लेना इस क्वेश्चन को, चाहे तीनों फॉर्मेट में से कैसे भी आई, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। तो क्या होगा, ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में हो जाता है। कहाँ होगा वो, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट देखिए, इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल का निर्माण कहाँ होता है, कौन सी क्रिया में होता है, क्या दहन में बनता है। दहन में तो क्या बनता है, CO2 और ऊष्मा, ठीक है। क्या ये वायवीय श्वसन में होता है, तो वायवीय श्वसन में भी इथाइल एल्कोहल, या अपन को कह सकता है एथेनॉल, ठीक है। क्या ये वायवीय श्वसन के दौरान बनता है या किसी भी परिस्थिति में इसका निर्माण नहीं होता है। इनमें से कोई सा ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहां अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय श्वसन में। और किसमें निर्माण होता है, यीस्ट कोशिकाओं में। यीस्ट कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के दौरान एल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। हमारे ब्लड में ऐसी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है जो रुधिर का थक्का बनाती है। ऑप्शन ए है लाल रुधिर कणिकाएं या RBC, ऑप्शन सी बी है श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं या फिर WBC, थर्ड है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु, और ऑप्शन डी है इयोसिन। इनमें से कौन सी कोशिकाएं हमारे ब्लड में या चोट लगने के पश्चात ब्लड का थक्का जमाती है, रक्त का थक्का जमाती है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स या रुधिर कोशिकाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े टर्म में आपको कैसे पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स किस प्रकार से हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है, या फिर क्या होगा यदि हमारे शरीर में या ब्लड में प्लेटलेट्स या बिंबाणु की कमी हो जाए।
तो चूंकि ये हमारे शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, तो जब हमें चोट लग जाएगी और बीमाणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड बहने से नहीं रुकेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना आरंभिक निस्यंद वर्कक में आता है या कितने ब्लड का निस्यंदन पर डे होता है? ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 190। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या आएगा? कितना आरंभिक निस्यंद वर्कक में आता है? कितना आता है? 180 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 180 लीटर जो आरंभिक निस्यंद है वो वर्कक में आता है। आगे देखिए, निम्न में से पादप परजीवी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जो पादप परजीवी है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन बी है जू, ऑप्शन सी है क्या है वह दोनों आएगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से पादप परजीवी का उदाहरण। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है कि अपनी समझदारी की निशानी होती है। कई बार क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है क्योंकि अपन क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं। अब ये क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है? पादप परजीवी का उदाहरण। अगर आपने परजीवी वर्ड पढ़ा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरबेल परजीवी है और जूबी परजीवी है, तो अपने लिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए दोनों। लेकिन ये क्या कह रहा है? पादप परजीवी, तो जू तो जंतु परजीवी है, पादप तो है ही नहीं, तो पादप परजीवी एकमात्र कौन सा है? अमरबेल, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए अमरबेल पादप परजीवी का उदाहरण है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट देखिए, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक को हम क्या कह सकते हैं? क्या ये हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं या फिर अभिकारक होते हैं, या ऑप्शन डी है विटामिन? जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से बताइए बेटा। एंजाइम, विटामिन, अभिकारक या हार्मोन, क्या आएगा? तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एंजाइम्स को। एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो पाचन क्रिया में शामिल होकर हमारी पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है, ये क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी गोल्जी काय में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो कहाँ होता है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन? कहाँ होता है? ये कॉमन क्रिया है जो वायवीय श्वसन में भी होती है और अवायवीय श्वसन के दौरान भी होती है, और ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है O2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये तो उत्पाद के रूप में मिलती है। O2 का तो क्या होता है? उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान होगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एटीपी के अणु से कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? एक एटीपी के अणु से कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? ऑप्शन ए है 25.05 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन बी है 30.0 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन सी है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, या ऑप्शन डी है 35.5 किलो जूल प्रति मोल। एक मोल एटीपी के अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 30.5 किलो जूल।
30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है 1 मोल एटीपी के अणु से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है क्या तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है लाल रुधिर कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है उपकला कोशिकाओं में, या ऑप्शन डी है पेशी कोशिकाओं में। तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण है? जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है? अवायवीय श्वसन के दौरान। अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये लैक्टिक अम्ल से क्या होता है? क्रैम्प आ सकता है, क्रैम्प आ सकता है, दर्द या जलन का अनुभव होता है। कहाँ होता है? पेशियों में। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेशी कोशिकाओं में। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कब होता है? अवायवीय श्वसन के दौरान होता है। क्या नुकसान होता है? पेशियों में दर्द या क्रैम्प की शिकायत हो सकती है, दर्द का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। मानव शरीर में शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है। इनमें जो शुद्ध रक्त है उसका परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए है महाशिराएं, ऑप्शन बी है फुफ्फुस शिराएं, ऑप्शन स है महाधमनियां, और ऑप्शन द है वैवस है। दोनों के द्वारा मनुष्य में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। देखो, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कौन सा? दोहरा परिसंचरण, ठीक है। तो मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग किया जाता है। शुद्ध व अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है। शुद्ध व अशुद्ध रक्त का अलग अलग बंटवारा होता है। तो शुद्ध रक्त तो कहाँ होता है? दाएं, शुद्ध रक्त होता है बाएं भाग में। किसका? हृदय का। हृदय के बाएं भाग में तो होता है शुद्ध रक्त, और हृदय के दाएं भाग में, दाएं भाग में होता है अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त है उसका परिवहन कौन करता है? तो महाधमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है। अच्छा, इसके पश्चात हमारे हृदय में जो दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है उन्हें शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है, और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो हृदय में लेके आया जाता है। तो हृदय में लाने का काम कौन करता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त का परिवहन है वो किसके द्वारा किया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा और महाधमनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर द या डी राइट आंसर होगा। शुद्ध रक्त का परिवहन फुफ्फुस शिरा और महाधमनी। महाधमनी तो क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है, और फुफ्फुस शिरा क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर हृदय के अंदर लाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो वसा होती है उसका संपूर्ण पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए है आमाशय में, ऑप्शन बी है वृद्धांत्र में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है यकृत में। तो जो शरीर में वसा का संपूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। राइट आंसर जो भी हो अपना आंसर दीजिए। तो कहाँ आएगा वसा का संपूर्ण पाचन? छोटी आंत में। देखो, छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वैसे छोटी आंत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी भाग, जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। एक होता है शुद्रांत, एक होता है अग्र शुद्रांत। अग्र शुद्रांत व शुद्रांत। तो जो इसका शुद्रांत भाग है वहां तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, और जो ग्रहणी भाग होता है वहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्योंकि अपने सिलेबस में ये पोर्शन नहीं दे रखा है तो आपको क्या बताना है? पाचन भी यहाँ होता है छोटी आंत में, और अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मछली का हृदय कितने कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। 1, 2, 3 या 4 कितने कोष्ठ पाए जाते हैं मछली के हृदय में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो बेटा ये तो थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। बाकी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है इसी चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही सॉल्व करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको समय मिल पाए। तो आज आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, देखें और इनको याद करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहें और पूरे चैप्टर का रिविजन जरूर करें बेटा, ताकि जब आप इन क्वेश्चनों को देखें तो आपको ये आंसर सारे के सारे ऐसे कैसे याद हो जाए। जो बालक हमारे से नया आके जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज के वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें पहले ही मिल जाए और वो तुरंत इनको पढ़ सके और अपनी तैयारी को कर सके। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका जो डिटेल आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के एमसीक्यूज क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।